हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जब हम परफेक्ट कंपटीशन स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो यही है कि व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है। बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हम किसी भी होमोजीनियस गुड्स के लार्ज नंबर ऑफ सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। ये एक मार्केट की ऐसी कंडीशन होती है। जो इसके अंदर प्राइस का डिटर्मिनेशन है वो बेसिकली फर्म नहीं करेगी, ये इंडस्ट्री करती है। अब ऐसा क्यों होता है उसको हम आने वाले पार्ट्स में देखेंगे कि जो फर्म है वो किस तरीके से प्राइस को टेक करेगी और जो प्राइस मेकर है वो इंडस्ट्री होती है। एक चीज़ जो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जो फर्म की पावर होती है, जो हम एक किसी इंडिविजुअल जो फर्म है उसकी अगर हम पावर की बात करें तो कोई सिंगल फर्म की जो पावर होती है वो आपकी ज़ीरो होती है। 0 डिग्री पावर होती है किसी भी सिंगल फर्म की। तो और कोई भी जो फर्म है उनमें राइवलरी नहीं होती है। राइवलरी का मतलब होता है कि कोई भी एक फर्म मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। ये ऐसा क्यों होता है इसको भी हम आगे देखेंगे। तो सिंपल सा जो यहाँ पे मीनिंग है वो यही है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें किसी भी होमोजीनियस गुड्स के लार्ज नंबर ऑफ सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। तो सबसे पहले अब इसके बाद हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स या हम इसको अजम्पशंस कहें कि ये जब कंडीशन होंगी तभी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को बोला जाता है। तो चलिए हम एक एक करके इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। पहली जो हमारे पास सिचुएशन है वो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें किसी भी गुड्स के लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। यहाँ पर जो कंडीशन है वो समझने की ये है कि कोई भी एक सिंगल सेलर या एक सिंगल बायर मार्केट को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। इसका जो सिंपल सा मीनिंग है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मगर मार्केट में मान लीजिए आपके पास जो सेलर हैं वो आपके 1000 हैं। अगर 1000 सेलर्स में से कोई एक सेलर मार्केट को छोड़ के चला भी जाता है, मार्केट को एग्जिट भी कर जाता है, तो मार्केट की जो सप्लाई है उसको वो अफेक्ट नहीं करेगा। मार्केट की जो सप्लाई है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ना तो आपकी जो मार्केट की सप्लाई है वो इंक्रीज़ होती है और ना ही डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जितने भी ये सेलर हैं वो सभी जो सेलर हैं वो एक होमोजीनियस गुड का प्रोडक्शन करते हैं, उसको सेल कर रहे हैं। दूसरी साइड हमारे पास बायर हैं कि अगर मार्केट से कोई एक सिंगल बायर एग्जिट भी कर जाता है तो उससे मार्केट की जो टोटल डिमांड है उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर आपका नहीं आता है। तो ये है, और इसी कंडीशन इसको हम वैसे तो आगे एक्सप्लेन करेंगे बट अभी शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि यही एक कारण है कि मार्केट जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर इंडस्ट्री प्राइस को डिसाइड करती है, ना कि फर्म प्राइस को डिसाइड करेगी। फर्म सिर्फ प्राइस को टेकर होती है, इंडस्ट्री प्राइस की मेकर होती है। तो ये बेसिकली इसका लार्ज नंबर ऑफ सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए नेक्स्ट अजम्पशन पे चलते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन है हमारे पास होमोजीनियस गुड्स की। होमोजीनियस गुड्स कौन से होते हैं। यहाँ पर हमने एक मार्केट का एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक मार्केट है जिसमें हमारे पास कुछ सेलर दिए हुए हैं और ये सेलर क्या हैं, एक गुड को सेल करते हैं। जो हमारे पास क्या है, एक चिप्स है। ये जो चिप्स का पैकेट है ये देखेंगे कि आप जितने भी डिफरेंट जो सेलर्स हैं वो सभी क्या है, एक ही जैसी गुड को सेल कर रहे हैं। इस गुड्स में ना तो कलर का कोई डिफरेंस है, ना साइज का कोई डिफरेंस है, किसी भी प्रकार का इसके अंदर डिफरेंस नहीं होता है। ऐसी गुड्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस गुड्स कि जितने भी ये सेलर हैं वो सेम गुड को सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कि जितने भी मार्केट में बायर हों या सेलर हों उन सभी के जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के जो डिसीजन है उनको इम्पैक्ट नहीं करते हैं। इनके बीच में ना कोई एग्रीमेंट होता है
कि सेलर्स के बीच में या बायर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट हो कि सेलर कोई सिंगल फर्म जो ए फर्म है या एक हमारे पास बी फर्म है, इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है कि कोई एक सिंगल फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी या किस प्राइस के ऊपर प्रोडक्शन करेगी। ना ही बी फर्म कोई एग्रीमेंट करती है कि उसको कितना सप्लाई करना है। इस तरीके का एग्रीमेंट इनके बीच में नहीं होता है। दोनों जो फर्में हैं ए और बी वो अपने डिसीजन को लेके इंडिपेंडेंट होती हैं कि उसको मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर सेल करना है, वो इस सभी डिसीजंस को लेके क्या है इंडिपेंडेंट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर कोई भी फर्म कभी भी एंट्री कर सकती है और कभी भी एग्जिट कर सकती है। इसको एक एग्जांपल से हम देखें तो हमारे पास एक मार्केट है जिसमें एप्पल एक जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है वो, दूसरा हमारे पास एक रियलमी है और एक हमारे पास सैमसंग है। हम ये मान के चलते हैं कि ये सभी क्या है एक मोबाइल का प्रोडक्शन करती हैं। तो कभी भी अभी सैमसंग क्योंकि मार्केट से बाहर है तो सैमसंग कभी भी चाहे तो मार्केट के अंदर एंट्री कर सकती है और सेम तरीके से रियलमी कभी भी मार्केट को एग्जिस्ट कर सकती है। वो डिपेंड करता है इनकी जो प्रॉफिट है उसके ऊपर कि अगर सैमसंग को लगता है कि मार्केट से वो प्रॉफिट कमा सकती है तो कभी भी एंट्री कर सकती है। वो उसके पास फ्रीडम है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जिससे कि वो मार्केट में एंट्री ना करें। इसी तरीके से रियलमी के पास ऑप्शन था कि अगर उसको लगता है कि मार्केट में प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी तो कभी भी मार्केट को एग्जिट कर सकती है, कभी भी उसको छोड़ के जा सकती है। नेक्स्ट जो अजम्पशन है हमारे पास वो है परफेक्ट नॉलेज कि मार्केट के अंदर जो गुड्स सेल किया जा रहा है उसकी जो नॉलेज है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है कि मार्केट में किसी गुड्स के प्राइस क्या होंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास कुछ बायर हैं और हमारे पास क्या है कुछ सेलर्स हैं। जो मार्केट में गुड है वो हमारे पास है एक मोबाइल फ़ोन। अब देखेंगे कि चाहे सेलर हमारे पास ये है, इसको हम नाम दे देते हैं, चाहे ए सेलर है, चाहे बी सेलर है, चाहे हमारे पास सी है, ये सभी सेल क्या कर रहे हैं इस एक मोबाइल फ़ोन को सेल कर रहे हैं। ये एक होमोजीनियस गुड है और मार्केट में सिर्फ एक यही इसी टाइप का मोबाइल फ़ोन है और कोई मोबाइल फ़ोन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके जो प्राइजेज होंगे वो सभी सेलर्स के क्या होंगे सेम होंगे। तो एक सिंगल प्रोडक्ट है इसीलिए इसकी इन्फॉर्मेशन सभी के पास होगी। तो बायर्स जो हैं जितने भी बायर मार्केट में होंगे उन्हें भी इसकी जो है परफेक्ट नॉलेज होती है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है वो किस प्राइस के ऊपर मार्केट में सेल हो रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अजम्पशन है वो है हमारी परफेक्ट मोबिलिटी कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें रिसोर्सेज क्या हैं, एक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और दूसरी मार्केट को इजीली क्या कर सकते हैं लीव कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लेबर होती है वो भी एक से दूसरी मार्केट में मूव भी कर सकती है और अपनी जॉब को क्या है इजीली चेंज भी कर सकती है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास क्या है दो मार्केट है, मार्केट ए और मार्केट बी। दोनों मार्केट में, मार्केट ए में लेबर है और मार्केट बी में एक हमने रिसोर्स लिया है जिसको राइस लिया है कि राइस और लेबर है जो दो अलग अलग मार्केट में हैं। तो जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो कोई भी जो फैक्टर है वो एक से दूसरी मार्केट में इजीली क्या कर सकता है मूव कर सकता है। कि लेबर है हमारे पास, लेबर इजीली अगर उसको लगता है कि उसको ए मार्केट को छोड़ के बी मार्केट में जाना है तो वहाँ पे इजीली मूव कर पाएगा। दूसरी साइड हमारे पास अगर रिसोर्सेज हैं तो कोई भी जो सेलर है वो इजीली जो गुड्स हैं उसको एक से दूसरी मार्केट में इजीली मोबिल कर सकता है, इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट अजम्पशन जो है हमारे पास वो एब्सेंस है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती नहीं। इसका रीज़न क्या है वो देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती क्या है। बेसिकली क्या है, अगर आप अपने किसी गुड्स को एक से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी ना किसी मोड की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी साधन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कि अगर आप ट्रक कहीं से हायर करते हैं अपना सामान एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए
तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। बट जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो आप कभी भी ऐसी कंडीशन में एक से दूसरी जगह अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करेंगे जब आपको सेम सिटी में सेम अपनी जगह पर ही सेम प्राइस मिलते हैं, तब आप दूसरी सिटी में जाकर उसी प्राइस के ऊपर गुड्स को सेल करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स एक तो आपकी होमोजीनियस है, सेकंड चीज़ जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं वही जो सेकंड सेलर है वो भी सेल करेगा। तो ऐसी कंडीशन में एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो लेके जाना पॉसिबल नहीं होता। कोई भी सेलर ट्रांसपोर्ट गुड्स को करना पसंद करता नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में होती नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है। सेलिंग कॉस्ट ना होने का जो कारण है वो है होमोजीनियस गुड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने क्या है, एक लेज चिप्स का पैकेट का एग्जांपल लिया है कि अगर हम ये मान के चले कि जितना भी पूरी आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें जितने भी सेलर हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपके 1000 सेलर हैं, तो जो 1000 आपके सेलर हैं वो सभी सेलर्स आपके जो सेल करेंगे वो क्या है, लेज का पैकेट सेल करते हैं। जो लेज आप चिप्स खाते हैं उसको सेल करेंगे। अगर कोई एक सिंगल सेलर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट भी करता है तो उसकी जो डिमांड है मार्केट में उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा खर्च कर भी दिया तो सेम प्रोडक्ट होने के कारण आपके पास जो कस्टमर आने चाहिए थे वो किसी और सेलर के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि सेम प्राइसेस के ऊपर क्या करते हैं, आप गुड को सेल कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सेलिंग कॉस्ट को अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो इससे आपके प्रॉफिट कम होंगे। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्रॉफिट होते हैं वो लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। तो ये चीज़ है। तो सेलिंग कॉस्ट हमारी यहाँ पर नहीं होती है, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट नहीं होगी क्योंकि सेलिंग कॉस्ट का किसी भी एक सेलर की जो सेल है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेम प्राइस, कि हमारे पास कुछ सेलर्स हैं जो किसी होमोजीनियस गुड को सेल करते हैं। ये अजम्पशन हमने पहले देख ली है। अगर होमोजीनियस गुड्स के ये प्राइजेस को सेल भी करते हैं तो इनके जो होमोजीनियस गुड को अगर सेल भी करेंगे तो इनके जो प्राइजेस होंगे वो भी सेम होंगे। कि सभी जो सेलर हैं वो 20 रुपीज़ के ऊपर गुड को क्या कर रहे हैं, सेल करते हैं। तो ये क्या हुए, सभी के जो प्राइजेस हैं वो सेम हुए। अगर मान के चलते हैं कि इनमें से ये जो सेलर है हमारा वो प्राइसेस को क्या करता है, 19 रुपीज़ कर देता है, तो इसके 19 रुपीज़ करने से क्या होगा, जो बाकी की जो सेलर्स हैं उनकी डिमांड 0 हो जाएगी और इसकी जो डिमांड है जिसने प्राइसेस 19 रुपीज़ किए हैं इसकी डिमांड में इन्फिनिटी चेंज आ जाते हैं। अगर कोई जो सेलर है, अगर इस सेलर की मैं बात करूं, अगर ये प्राइसेस को 20.50 भी कर देता है तो इसकी जो डिमांड होगी वो मार्केट में जो डिमांड होगी वो 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मार्केट में सभी सेलर्स 20 रुपये में चीज़ें बेच रहे हैं तो कोई भी 0.5 पैसे भी क्यों देगा, वो किसी और सेलर से परचेज कर लेगा। गुड भी सेम है, होमोजीनियस गुड है। तो कोई जितने भी मार्केट में सेलर हैं उन सभी के जो प्राइजेस होते हैं वो भी सेम होंगे। तो ये हमारी क्या थी, अजम्पशंस थी। इसके बाद आता है डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर AR और जो आपका MR होता है वो कैसा होता है। AR और MR एक दूसरे के इक्वल होते हैं इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब AR इक्वल टू MR क्यों होता है, इसको हम समझ सकते हैं इस टेबल से, कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमने आउटपुट को लिया है 1 2 3 4 5, जो हमारे पास क्या है, आउटपुट है। रिवेन्यू या आप इसको AR जो है इसको आप प्राइजेस भी बोल सकते हैं। आपके जो पास जो प्राइजेस हैं गुड्स के वो क्या हैं, 10 रुपीज़ हमने लिए हैं। इससे आप क्या है, TR निकाल सकते हैं। TR हम कैसे निकालते हैं,
जब आप प्राइस को या AR को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास आता है TR। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 10 के आता है। इसी तरीके से जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 20, 3 इक्वल होता है 30, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 और 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 के इक्वल ये हमारा आ जाता है। तो हमारे पास क्या है, AR आ गया और हमारे पास क्या है, TR आ गया। TR से हम क्या निकाल सकते हैं, MR। इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कि MR इक्वल होता है TR N माइनस TR N माइनस 1 के। यहाँ पर जो आप समझेंगे कि जो आपकी, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास TR N माइनस 1 कोई भी नहीं होगा तो उसको हमने डैश से डिनोट किया है। जो अगर हम TR निकालते हैं तो TR N हम एज्यूम कर लेते हैं कि TR N जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है, TR N इक्वल होता है 20 के, और जो TR N माइनस 1 है वो कितना है हमारे पास 10। तो इससे हमारे पास MR कितना आता है, वो आता है 10 के इक्वल। फिर नेक्स्ट अगर मैं 30 माइनस 20 करता हूँ, 30 माइनस 20 तो हमारे पास MR 10 आता है। 40 माइनस 30 10 और 50 माइनस 40 10। तो अब दोनों ही कंडीशन में देखेंगे कि हमारे पास AR भी कितना है, 10 है, और जो हमारे पास MR है वो भी कितना है, 10 है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, AR इक्वल टू MR होता है। इसको हम एक डायग्राम से भी शो कर सकते हैं कि AR एक हमने O एक्सिस के ऊपर आउटपुट लिया है और OY एक्सिस के ऊपर हमने AR और MR को डिनोट किया है। यहाँ पर हमारे पास DD एक डिमांड कर्व है। इस डिमांड कर्व के ऊपर आप जो है जो डिमांड कर्व है उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक वो कंडीशन होती है कि जहाँ पर आपका एक प्राइसेस में छोटा सा चेंज भी आपकी डिमांड में क्या है, इन्फिनिटी चेंज लेके आ सकता है। कि अगर आप प्राइसेस को 0.1% भी अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आपकी डिमांड जो है वो इन्फिनिटी तक कम हो सकती है। अगर आप प्राइसेस में छोटा सा चेंज भी लेके आते हैं तो आपकी जो डिमांड है उसमें इन्फिनिटी इंक्रीज हो सकती है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपका डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है और जो AR होता है वो इक्वल होता है किसके, MR के। तो आपका DD जो आपका डिमांड कर्व है उसी को हम AR कर्व भी बोलते हैं। ये हमारे पास AR कर्व भी है और इसी को हम प्राइस लाइन P भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये है कि मैंने जैसा स्टार्टिंग में बात करी थी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होती हैं वो सिर्फ प्राइस की टेकर होती हैं, प्राइस की मेकर नहीं होती। वो सिर्फ प्राइस को एक्सेप्ट करेंगी, प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकती। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बेसिकली 3 मेन रीज़न है। पहला तो आपका है नंबर ऑफ फर्म, कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो नंबर ऑफ फर्म होते हैं वो लार्ज होते हैं। इसमें आप मान सकते हैं कि 1000 फर्म्स हों, 10,000 फर्म्स हो, हम यहाँ पे नंबर डिसाइड नहीं कर सकते, बट लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ फर्म है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कोई भी एक सिंगल फर्म जो है मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, मार्केट की जो सप्लाई है उसको अफेक्ट नहीं कर सकती। कि अगर मैं मान लूँ इस 10,000 में से एक फर्म जो है मार्केट से एग्जिट भी कर जाती है तो वहाँ पर जो टोटल जो आपकी सप्लाई है उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, एक तो रीज़न हो गया हमारे पास ये। सेकंड है होमोजीनियस गुड, कि अगर जितनी भी ये 10,000 फर्म्स है अगर वो सेम प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रही हैं तो अगर किसी भी एक फर्म ने प्राइस को चेंज कर दिया तो उसका इम्पैक्ट दूसरी जो और फर्में हैं उनके ऊपर नेग्लिजिबल जाता है, हम ये कह सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट ज़ीरो जाता है, कोई भी इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता। क्यों? अगर आपने 0.1% भी प्राइस बढ़ा दिए तो भी आपकी मार्केट में डिमांड ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि और जगह जाकर आप क्या है गुड्स को परचेज कर सकता है कोई भी बायर।
सेकंड जो हमारे पास है, जो थर्ड है कि ए रैशनल ऑफ लो प्राइस फ्लेक्शन, कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें जो डिमांड कर्व होता है फर्म का वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। इसका मीनिंग भी मैंने अभी थोड़ी देर पीछे बताया था कि अगर प्राइस में छोटा सा चेंज भी आपकी जो डिमांड है उसमें इन्फिनिटी चेंज लेके आ सकता है। तो कोई भी जो फर्म है वो प्राइस में चेंज करने की कंडीशन में नहीं होती है। और जो मार्केट में गुड्स के जो प्राइजेस होते हैं उनका जो डिटर्मिनेशन होगा वो कंप्लीट इंडस्ट्री मिलकर तब करती है। और वो किससे होता है? वो होता है बेसिकली डिमांड और सप्लाई के थ्रू, कि मार्केट की डिमांड कितनी है और गुड्स की सप्लाई कितनी है। जहाँ पर वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं डिमांड सप्लाई के, वहाँ पर आपका क्या है, प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।